स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सामने मौत यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा 13 लोगों की मौत के मामले को लेकर फोकट की बातें करना और घंटा पता है जैसे अब शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के मामले को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो भी हो रहा है वायरल, बताएंगे कैसे बीजेपी के नेता को जमकर अपनी बातों से ही लताड़ा है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों के नाम काटने की हो रही है बड़ी तैयारी। दोस्तों नया आंकड़ा चुनाव आयोग की ओर से ही जारी किया गया है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी 100 दिनों के अंदर 30 संविधान सभा करने जा रही है। कहां कहां पर होगा जय संविधान रैली, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के करीबी और अमित शाह के बेस्ट फ्रेंड कैलाश विजयवर्गीय के अपशब्दों के बाद कैलाश विजयवर्गीय को केवल माफी मांगने से माफ ना किया जाए बल्कि इस्तीफा होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सारी लिमिट को पार कर गया। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि इंदौर के अंदर खराब पानी पीने से तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग ऐसे हैं जो इससे सीधा प्रभावित हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया कि 13 लोगों की मौत आपके अपने क्षेत्र के अंदर हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है। तो सवालों का जवाब देने की जगह कैलाश विजयवर्गीय शब्दों का इस्तेमाल करता है और फोकट की बातें बताता है, यानी 13 लोगों की मौत के मामले को फोकट की बातें बताते हुए पत्रकार से उल्टा बोलता है कि तुम घंटा गए थे अस्पताल में लोगों से मुलाकात करने के लिए, यानी पत्रकार को लेकर ही दोस्तों फटकार लगाते हुए 13 लोगों की मौत के मामले पर असंवेदनशील बयान दिया। दोस्तों के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय को महिलाओं ने अपने क्षेत्र के अंदर घेरते हुए जोरदार तरीके का विरोध किया। दोस्तों आपको बता दें कि रात में कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सामने आया था जिसमें असंवेदनशीलता दिख रही थी और साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय लोगों के प्रति थोड़ी भी संवेदना प्रकट नहीं कर रहा था। अब इस मामले को लेकर महिलाओं ने कैलाश विजयवर्गीय को अचानक से घेर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर के अंदर इन्हीं क्षेत्रों का दौरा करने की कोशिश कर रहे कैलाश विजयवर्गीय, यानी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए जब अपने दुपहिया वाहन पर निकला तो इसे महिलाओं ने घेर लिया और जमकर खड़ी खोटी सुनाई। दोस्तों महिला ने बोला कि तुम्हारा पार्षद है यहाँ पर, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। दूषित पानी पी पी कर लोग बीमार पड़ रहे हैं, पूरा मोहल्ला बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर मंत्री विवादित बयान दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सब कुछ जिताया है, चाहे मेयर का पोस्ट हो या फिर सांसद का पोस्ट हो या विधायक हो। 9 के 9 विधायक इंदौर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बावजूद बीजेपी वालों में संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं बची है। दोस्तों यहाँ तक कि 2 शब्द ऐसे भी नहीं बोल पा रहे हैं जिससे समाज में लोगों को थोड़ी राहत मिले। दोस्तों उनको भी परेशान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं घाव पर नमक रगड़ने की कोशिश बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा किया गया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय के पत्रकार के साथ में बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी एनडीटीवी के पत्रकार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अनुराग द्वारी आपने अच्छा काम किया, भारत को सीखना चाहिए, इस तरीके से साहस दिखाना चाहिए। इंडिया के अंदर और भी लोगों को यानी पत्रकारों को हिम्मत दिखानी चाहिए। जिस तरीके से आपने कैलाश विजयवर्गीय को फटकार लगाई एकदम सही किया। कुल मिलाकर दोस्तों पत्रकार ने भी आखिरकार छोड़ा नहीं, जब तक कैलाश विजयवर्गीय अपनी गाड़ी में जाकर बैठ नहीं गया तब तक अनुराग द्वारी की ओर से जबरदस्त फटकार लगाई गई और उनकी पत्रकारिता को लोग सलाम कर रहे हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी ने भी जब तारीफ वाले शब्द लिखे दोस्तों तो उसके बाद एनडीटीवी की ओर से इस पोस्ट को हटा दिया गया, यानी अडानी कंपनी के द्वारा खरीदे गए एनडीटीवी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि विपक्ष के नेता जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं उसे एनडीटीवी वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक टाइम में एनडीटीवी अपने निष्पक्षता के लिए जाना जाता था दोस्तों, लेकिन अनुराग द्वारी जैसे कुछ एक पत्रकार अभी भी बचे हैं जो कैलाश विजयवर्गीय को आईना दिखा देते हैं, लेकिन उनके काम की सराहना की गई तो पोस्ट ही डिलीट मार दिया गया एनडीटीवी के द्वारा। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं एनडीटीवी वाले। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कटेंगे करोड़ों लोगों के नाम। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 27 दिसंबर तक 2 करोड़ 88 लाख चुनावी फॉर्म इकट्ठा नहीं हो पाए। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। अधिकारियों ने बताया है कि इसके पीछे मुख्य कारण है प्रवास और स्थानांतरण और मतदाताओं की मौत और दोहरा नामांकन। अधिकारियों ने बताया कि मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरण होना सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण 1 करोड़ 29 लाख के आसपास ऐसे मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 2 करोड़ 88 लाख लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा तो यह अपने आप में अभूतपूर्व मामला है, यानी अगर 2 करोड़ 88 लाख लोग फॉर्म नहीं भर रहे तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के अगर और लोग डॉक्यूमेंट 4-5 दिनों के अंदर जमा कर भी देते हैं तब भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास लोगों के नाम काटे जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर 2 करोड़ के आसपास लोगों के नाम काटे जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर तो यह क्या अपने आप में अप्रत्याशित या अभूतपूर्व नहीं माना जाएगा? आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर नाम काटने को लेकर तैयारियां चल रही थी और पहले तो 4 करोड़ लोगों के नाम कटने वाले थे, लेकिन
बाद में जैसे तैसे ये संख्या कम की गई है, लेकिन क्या आने वाले दिनों के अंदर इस संख्या को और कम करने के लिए और टाइम दे दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव तो 2027 में होने वाले हैं। अब पहले दावा किया गया था कि 1 तारीख को लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। अब 6 तारीख तक डेट बढ़ा दिया गया है। क्या इसके पीछे भी कुछ आप बड़ा कारण समझते हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अगले 100 दिनों में 30 से अधिक संविधान संवाद रैली करने जा रही है। संविधान संवाद रैली प्रियंका गांधी के इशारे पर पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सभी नेताओं को प्रियंका गांधी ने अपने पास बुलाकर, दिल्ली में बुलाकर उन सबको आदेश दिया था। और यही आदेश था, कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कि आखिर प्रियंका गांधी ने किन बातों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई को हिदायत दी गई होगी। यह बात अब खुलकर सबके सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 100 दिनों के अंदर 30 से अधिक संविधान संवाद रैली करने जा रही है। यानी संविधान से जुड़े कई मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के चुनाव में संविधान रक्षा को लेकर लोगों के मन में एक डर था बीजेपी को लेकर, तो जनता ने संविधान रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया था और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में 1 घंटे मुलाकात हुई है। दरअसल दोस्तों शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे बीते दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के शिवाजी पार्क स्थित घर पर पहुंचे। दोनों के बीच में तकरीबन 1 घंटे तक गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना यूबीटी में आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले पार्टी के उपनेता शीतल देवरुकर सेठ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उनके जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चा है। शीतल जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ सकती है। राज्य में मुंबई और पुणे समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को रिजल्ट आ जाएंगे। उम्मीदवार वापसी लेने की शुक्रवार को अंतिम तारीख थी। कुल मिलाकर दोस्तों उम्मीदवार वापसी को लेकर भी अंतिम तारीख तय हो गई है। इसके बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर दोनों भाइयों के बीच में पेच फंसा हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी को साथ में जोड़ने को लेकर ये तैयारियां चल रही है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत ने इन दिनों जातीय समीकरण और संगठनात्मक अनुशासन को लेकर तीखी बहस छेड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष कार्यक्रम के दौरान यह पता चला है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रदेश के अध्यक्ष की झाड़ के बाद अब वो विधायक जिन्होंने इन सारे ब्राह्मण विधायकों की उत्तर प्रदेश के अंदर बैठक कराई थी, उनके द्वारा पीएन पाठक के द्वारा ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर निशाना साधा गया है। दोस्तों क्या ब्राह्मणों को दी जा रही नसीहत दरअसल ठाकुर विधायकों और अन्य बिरादरियों के लिए एक खास संकेत है? ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल पीएन पाठक जिन्होंने ये बैठक बुलाई थी दोस्तों, वो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक है, विभाजक नहीं है। यानी ब्राह्मण समाज को विभाजन नहीं करता बल्कि उसको मार्गदर्शन देता है। पीएन पाठक के द्वारा दिए गए इस बयान से एक बात स्पष्ट हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। अब पंकज चौधरी को इस पर तय करना है कि वो क्या मानते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। पंकज चौधरी के द्वारा ब्राह्मण विधायकों को मीटिंग करने पर जो फटकार लगाई गई थी, उसे लेकर अब ब्राह्मण समाज की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में एसएचओ अजय शर्मा मोबाइल से नागरिकता बताने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने एक युवक की पीठ पर फोन लगाकर उसे बांग्लादेशी बता दिया, जबकि युवक खुद को बिहार के अररिया का निवासी बता रहा है। वीडियो सामने आते ही एसएचओ की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी एसएचओ से पूछा जा रहा है कि ये कौन सा डिवाइस तुम लेकर आ गए हो जो किसी के पीठ पर लगाने से बता देता है कि यह बांग्लादेशी है या भारतीय है। कुल मिलाकर दोस्तों अल्पसंख्यक बस्तियों में जाकर इस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लोग लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और नागरिकता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जनता से पूछा जाना चाहिए कि वो कहां के नागरिक है, बस हो गया, इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद आम जनता की पीठ के ऊपर मोबाइल टच करके दावा किया जा रहा है कि इससे पता चल जाता है कि कौन बांग्लादेशी है और कौन भारतीय है। यानी लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि वो डरकर ये बोल देंगे कि वो बांग्लादेशी या किसी और देश के हैं और भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अब एसएचओ का वीडियो वायरल हुआ तो एसएचओ पर कार्रवाई की मांग भी काफी तेज हो गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए एक पोस्ट किया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2026 यानी बीते दिन जो अपना रिजोल्यूशन लिया है, संकल्प लिया है 2026 में, वो कुछ इस प्रकार है। यानी जो नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहते हैं पूरे साल, वो कुछ इस प्रकार है। पहला ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2026 के अंदर भी नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि वो भागेंगे। दूसरा संकल्प उनका ये हो सकता है कि खुद की गलती की जिम्मेदारी नेहरू और कांग्रेस पार्टी को इसी तरीके से देते रहेंगे, वोट चोरी करते रहेंगे, मित्र अडानी को देश बेचते रहेंगे, बेरोजगारी पर लाठी बरसानी है बेरोजगारों पर तो वो बरसाई जाएगी।
पड़ेगी और बलात्कारियों का संरक्षण करना पड़ेगा तो करेंगे। देश के अंदर नफरत फैलानी है और जनता को महंगाई से कमर तोड़कर रखनी है और जुमले फेंकते रहने हैं, यानी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से तंज भरे लहजे में ये पोस्ट जारी किया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? क्या नरेंद्र मोदी ने जो 2026 का रिजोल्यूशन बनाया होगा वो क्या इसी प्रकार होगा जैसा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है? इसके इतर कुछ और भी इसमें पॉइंट ऐड हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और आप अपने हिसाब से कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के एक चर्च के अंदर 25 तारीख को यानी क्रिसमस के मौके पर प्रार्थना पढ़ रहे थे और उस दौरान प्रार्थना अंदर कर रहे थे चर्च में, तभी खबर सामने आती है कि अलग अलग इलाकों के अंदर भारत के अंदर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के ऊपर, उनके जश्न के ऊपर, उनके सेलिब्रेशन पर, उनके फेस्टिवल पर अटैक किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग क्रिश्चियन ग्रुप की ओर से विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी एक और तो चर्च के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी क्रिश्चियन अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर अटैक करने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं, यानी नरेंद्र मोदी के कारण इस तरीके का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर दोस्तों अब जब नरेंद्र मोदी क्रिश्चियन चर्च गए तो उसी चर्च की ओर से एक आर्टिकल लिखा गया है और उसमें पूरी तरीके से बीजेपी को एक्सपोज करते हुए कई बातें लिखी है। प्रधानमंत्री जिस चर्च में गए उसकी पत्रिका में लिखा गया है संपादकीय, जिसमें जमकर तीखी आलोचना की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करते हुए पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं चर्च के लोगों को समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी क्यों चर्च में आए हैं, जो अमूमन इससे पहले चर्च नहीं जाया करते थे, क्योंकि उनको केरल का चुनाव दिखाई दे रहा है जहां पर लगभग 1/3 आबादी क्रिश्चियन समुदाय की आबादी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ में दुराचार किया जा रहा है, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीद रहे हैं। शाहरुख खान जैसा गद्दार बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी शाहरुख खान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं ये सारे लोग दोस्तों, क्योंकि शाहरुख खान इनको एक सिंपल सा टारगेट मिल गया है, क्योंकि अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज है, वो कौन कौन से बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं ये शायद इनको पता नहीं है। आईसीसी का चीफ तो अमित शाह का बेटा है। बीसीसीआई के जो लोग हैं दोस्तों उसमें ज्यादातर बीजेपी मानसिकता वाले लोग हैं और ज्यादातर बोर्ड जो है क्रिकेट के उस पर बीजेपी का कंट्रोल है। इसके बावजूद आरोप लगाया जा रहा है शाहरुख खान पर कि उन्होंने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद लिया। कुल मिलाकर दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी को अगर आईपीएल के लिस्ट के अंदर एंट्री ही नहीं मिलती तो कोई उसको खरीदता भी नहीं दोस्तों, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई ने मोहर लगाई और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल में खेलने का मौका देने के लिए ऑक्शन कराने का फैसला लिया गया, नीलामी कराने का फैसला लिया गया, बोली लगी और उसके बाद जब बोली में शाहरुख खान ने खरीद लिया दोस्तों तो उसे लेकर अब नए तरीके का बवाल किया जा रहा है। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि शाहरुख खान के खिलाफ ये लोग शुरू से इस तरीके का एजेंडा लागू करते रहे हैं, शाहरुख खान को देश विरोधी बताने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इनके विरोध से कुछ होता नहीं है, केवल ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और बांग्लादेश का अगर कोई खिलाड़ी भारत में आकर खेल रहा है तो इसमें शाहरुख खान या फिर टीमों के मालिक का कुछ भी योगदान नहीं है। टीमों के मालिक के पास ऐसी पावर भी नहीं होती कि वो अपने हिसाब से प्लेयर को चुने, यानी प्लेयर चुनने का काम कोच करता है, कप्तान करता है और टीम के जो मालिक होते हैं केवल अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो ना तो शाहरुख खान का इस डिसीजन में कोई रोल है दोस्तों। अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो भाजपा की सरकार का है, जो इन लोगों को पासपोर्ट और तमाम चीजें मुहैया कराएगी, सुविधा मुहैया कराएगी यहाँ पर आकर खेलने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के अभिनेता विजय की राजनीति में एंट्री को लेकर शुभकामनाएं दी है दोस्तों। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि विजय की कोशिश सफल नहीं होगी। तमिल सुपरस्टार रहे थालापति विजय ने अपनी पार्टी तमिल का वेट्री कजगम यानी टीवीके स्थापित की और राजनीतिक तौर पर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पी चिदम्बरम आगे आए। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि वो राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से राज्य के अंदर सरकार बनाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि तमिल अभिनेता विजय की राजनीति में एंट्री के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विजय की कोशिश सफल नहीं होगी। तमिल सुपरस्टार रहे थालापति विजय इसलिए सफल नहीं होंगे क्योंकि वो एक नया विकल्प देने की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन पहले से मजबूती से यहां चुनाव लड़ रहा है और मजबूती से सरकार चला रहा है, बेहतर सरकार चला रहा है, तो फिर जनता नए विकल्प की और क्यों देखेगी। थालापति विजय की पार्टी की रैली में तो जोरदार तरीके का भीड़ आ रही है दोस्तों, लेकिन ये भीड़ कितना कन्वर्ट होगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और थालापति विजय को लेकर ये जो दावा पी चिदम्बरम कर रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और भी कहना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
जैसे ही नया साल शुरू हुआ 2026 का पहला दिन यानी 1 जनवरी शुरू हुआ, वैसे ही देश की जनता को महंगाई की एक और मार लगी दोस्तों। महंगाई का झटका लगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा दिया गया। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से पूरे देश भर के अंदर लागू होगी। आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑयल कंपनी की ओर से की गई इस बढ़ोतरी में प्रति कमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए तक का इजाफा हो गया है। 1 जनवरी से जो कीमत दिल्ली के अंदर 1580 रुपए थी, वो बढ़कर 1691 हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं दोस्तों। इससे कमर्शियल सिलेंडर से बनने वाले सामान की भी कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा। और मुंबई के अंदर जो 1531 का सिलेंडर है, अब वो 1642 का मिल रहा है। चेन्नई के अंदर 1739 का था, जो अब 1849 का मिल रहा है। तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और पहले दिन ही यानी जैसे ही पहली जनवरी लगी दोस्तों, यानी 2026 का पहला दिन हुआ, वैसे ही महंगाई की मार पड़ गई। इससे पता चल रहा है कि महंगाई एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर लगातार अर्थव्यवस्था को कमजोर करती जा रही है दोस्तों। यानी कमजोर अर्थव्यवस्था का कारण महंगाई भी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व सलाहकार रहे अशोक टंडन ने एक किताब लिखी है दोस्तों। अशोक टंडन अपनी किताब में कहते हैं कि जब संसद भवन के अंदर हमला हुआ था, अटैक हुआ था 2001 में, तब तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को पहला फोन आया था सोनिया गांधी जी का। सोनिया गांधी ने फोन करके अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा था कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित है ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुरक्षित है, मुझे आपकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। यानी सोनिया गांधी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को तुरंत फोन लगाया गया और उनके सुरक्षा के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सोनिया जी, मुझे आपकी चिंता हो रही है, आप तो सुरक्षित है ना? संसद भवन के अंदर आप फंसी हुई नहीं होना। यानी इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी एक पॉजिटिव गेस्चर दिखाया गया दोस्तों। और सोनिया गांधी ने सबसे पहला फोन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया। इससे पता चलता है कि नेता और नेता प्रतिपक्ष के बीच में किस तरीके के संबंध होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आज की डेट में तो आप लोग देखिए कि राहुल गांधी के खिलाफ कैसे बीजेपी के लोग उल्टा सीधा कैंपेन चलाते रहते हैं, गाली गलौज तक करते रहते हैं और नेता विपक्ष को सम्मान नहीं दिया जाता। और भाजपा वाले बाद में बोलते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सम्मान नहीं दे रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की जो भाषा है राहुल गांधी को लेकर दोस्तों, उस भाषा को सुनने के बाद कौन व्यक्ति नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, नरेंद्र मोदी को अपनी भाषा सुधारनी चाहिए, तब जाकर नेता विपक्ष और नेता के बीच में अच्छे संबंध बनेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी बीजेपी को उसी भाषा में जवाब दे रही है जिस भाषा में शायद बीजेपी वाले समझते हैं। खबर यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने फैसला लिया है कि अब ममता बनर्जी कोलकाता के अंदर महाकाल का एक भव्य मंदिर बनाने जा रही है। इसकी घोषणा कर दी गई है। इससे पहले दुर्गांगना भी मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया था और इसके साथ ही दीघा के अंदर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर एक मंदिर का उद्घाटन किया था दोस्तों। तमाम तरीके के प्रयास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है, जिससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है ममता बनर्जी को हिंदुत्व विरोधी बताने का, वो पूरी तरीके से फेल हो जाए। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? क्या ममता बनर्जी के खिलाफ एक जनता में रोष है या फिर सब कुछ सही है? जनता एक बार फिर से ममता बनर्जी को चुनकर एक बड़ा मैसेज भेजेगी कि वो अपने लोगों को वोट देते हैं। बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा ममता बनर्जी या फिर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उल्टा बोलने का कोई असर नहीं होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार एग्रेसिव तरीके से हिंदुत्व का कार्ड यहाँ बंगाल के अंदर खेल सकती है और ममता बनर्जी को पता है, तो उन्होंने पहले से ही बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीजेपी की एक महिला नेत्री अग्निमित्र पॉल तो ये कह रही थी कि सरकार का काम नहीं होता कि वो मंदिरें बनाए, मस्जिदें बनाए, सरकार का काम होता है कि इंस्टीट्यूशन से जुड़े काम करे, यानी जनता से जुड़े हुए काम करे। हालांकि दोस्तों उनका ये जो दावा है ये केवल ऐसा लगता है कि विपक्ष के लोगों पर लागू होता है, वरना बीजेपी वाले जो हिदायत दे रहे हैं कि मंदिर मस्जिद बनाने का काम सरकार का नहीं है, वैसे नेताओं को अब मोदी और शाह से मुलाकात करके ये बात बोलनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये जितने भी नेता है पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बौखला रहे धीरे धीरे करके ममता बनर्जी के हिंदुत्व के कार्ड के कारण, तो आने वाले दिनों के रिजल्ट को पहले ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि जब बीजेपी वाले ही बौखला कर ऐसा करने लगे तो इसका क्या असर होता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक सद्भाव और एकता पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि देश सबका है, किसी को भी जाति के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। यानी ये जो शब्द वो यूज कर रहे हैं कि किसी को भी जाति के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, इस पर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि नए साल के मौके पर संघ प्रमुख ने नया संदेश किसे दिया है, ये देश सबका है और किसी को भी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। क्या पता
इस संदेश को सुनकर KGMU के ICU में भर्ती हो चुके कुछ बुलडोजर ग्लूकोज की ड्रिप लगाकर ही सही काम पर चले जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से कोडिन वाले कफ सिरप के मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जिन लोगों के नाम आए उन लोगों के नाम देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा फेवर किया जा रहा है। जो आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं कि एक जाति की सरकार चल रही है और वो केवल एक ही जाति विशेष के लिए काम कर रही है, बाकी अन्य जाति के लोग लगातार परेशान है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का सबसे बड़ा आरोपी ये होता है। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 करोड़ वोटर कट गए। अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि अगर आंकड़ों में फर्क आएगा तो फिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही क्या रह जाएगा। चुनाव आयोग और जो कंपनी इस पूरी प्रक्रिया में जुटी हुई है वे इस मामले का संज्ञान ले और इसे पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ देखे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें कहा गया था कि 4 करोड़ लोगों के मतदाता सूची से नाम काटने के चांस हो रहे हैं। और पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम ने अधिकारियों को अपनी मनमानी के हिसाब से काम करने का आदेश दिया है। मौजूदा समय में इस संबंध में जो भी आंकड़े प्रकाश में आए हैं उन्हें देखते हुए अधिकारियों को अपनी विश्वसनीयता की कसौटी को खरा उतरना चाहिए, कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों, इसलिए आपसे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।